हाँ, सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज 7 अगस्त है। मंडल कमीशन रिपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा स्वीकार करके और लागू किए हुए 32 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो एक आधी उपलब्धि समाज को, खास करके जो ओबीसी समाज है, उसको 32 वर्ष पहले मंडल रिपोर्ट के लागू होने के बाद मिली। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 में पार्लियामेंट में आकर के पटल पर रख दी गई थी, पर 1980 के बाद 10 वर्ष के भारी इंतजार के बाद मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई। वामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक संगठनकर्ता बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी ने DS4 के माध्यम से भी मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए 1983 से आंदोलन किया गया। सांकेतिक आंदोलन था ताकि मंडल कमीशन रिपोर्ट को बारे में समाज को, खासकर पिछड़े वर्ग समाज को जानकारी हो सके। उन्होंने उस समय के पिछड़े वर्ग के नेता जो DS4 के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में आते थे, उनसे निवेदन किया कि आप पार्लियामेंट में हैं और मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाइए। तो उन्होंने अपनी एक मजबूरी बताई कि अगर हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को, मुद्दे को उठाएंगे तो हमारी पार्टी हमारा टिकट काट देगी। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उस समय 6 पार्टियां थी और तमाम के क्षेत्रीय दल भी थे। उन सब में हाल यही था। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने महसूस किया कि हमारे वर्ग के, बहुजन समाज के जो नेता हैं, वो टिकट के कारण जीत के जाते हैं और टिकट शोषक वर्ग के हाथ में है, यथास्थितिवादी ताकतों के हाथ में है। इसलिए शोषक वर्ग का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डायरेक्शन, निर्देश है कि वो मुद्दे ना उठाए जाएं जिन मुद्दों के उठाने से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियों का जो बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, नियंत्रक वर्ग है, संचालक वर्ग है, वो नाराज हो जाए, अर्थात शोषक वर्ग नाराज हो जाए। इसलिए कोई भी नेता इस मुद्दे को 1980 से लेकर के 1989 तक पार्लियामेंट में, मुझे नहीं स्मरण आता है कि 1989 के पहले पार्लियामेंट में इस पे बहस कराने की कोशिश की गई। पर मानवर कांशीराम जी ने DS4 के बैनर से भी, और जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी, तो बहुजन समाज पार्टी ने प्रमुख एजेंडा रखा कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। ये एक बड़ा अभियान लेकर के मानवर कांशीराम जी आगे बढ़े। और मुझे ध्यान आ रहा है कि 1984 में ही संसद का जब मानसून सत्र चला, तो मानसून सत्र के दौरान ही मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए बोट क्लब पर धरना दिया गया
सांकेतिक धरना था जिसमें 5,000 आदमी ही इकट्ठा होते थे, परंतु उन्होंने धारा 144 सीआरपीसी की धारा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया कार्यकर्ताओं को। तो मानवर कांशीराम जी ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 1 अगस्त 1984 से 14 अगस्त 1984 तक 14 दिन का जेल भरो आंदोलन वोट क्लब दिल्ली में मानवर कांशीराम जी ने आयोजित किया और 13 अगस्त 1984 को बुंदेलखंड के साथियों को लेकर के हम लोग भी उस धरने में नहीं बल्कि जेल भरो आंदोलन में शरीक हुए। थाना राम मंदिर दिल्ली में हमारी गिरफ्तारी हुई और देर रात हमें छोड़ दिया गया। सभी आंदोलनकारियों को छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमें भूल नहीं जाना चाहिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए सड़कों पर आंदोलन उस महान क्रांतिकारी बहुजन नायक पिछड़े वर्गों के नायक मानवर कांशीराम जी ने इस लड़ाई को शुरुआत किया और उन्होंने कहा कि मैं कोई ये राजनीति की रोटियां सेकने के लिए पिछड़े वर्गों के लिए हम एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग के महापुरुष छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तैयार किया, पढ़ा लिखा करके काबिल बनाया, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा ने, जो दोनों पिछड़े वर्ग के राजा थे, तो उनके सहयोग और मदद के बल पर बाबा साहब अंबेडकर विदेशी शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जा सके और विश्व विद्वान बनकर के वो भारत वापस लौटे। तो 21 मार्च और 22 मार्च 1920 को छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने माणगांव जगह पर एक माणगांव परिषद सम्मेलन बुलाया और ऐलान किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो महान शख्सियत है जो पूरे देश के शूद्रों की लड़ाई लड़ करके आपकी गुलामी की बेड़ियों को काट देगा, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरे देश के शूद्रों का नायक घोषित करता हूं। ये एक बड़ी घटना थी, दलित पिछड़ी एकता की ये एक बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। इसके पहले यह संभव नहीं था। 26 जुलाई 1902 को साहू महाराजा ने अपने कोल्हापुर रियासत में शूद्रों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण घोषित किया और इसको लागू किया के पन्नों में। जिन्होंने ब्रह्म नियंत्रित शासन संचालन समिति को भंग कर दिया, जो ब्रह्म नियंत्रित शासन संचालन समिति थी, परंपरा से प्रत्येक राजा के पास ये होती थी। राजा तो कठपुतली होकर के अनेक रियासतों में पिछड़े वर्गों के राजा रहे हैं, क्षत्रिय राजा रहे हैं, पर शासन संचालन समिति, राजपाट संचालन समिति ही सत्ता का नियंत्रण करती थी। छत्रपति साहू महाराजा ने उसको भंग कर दिया और शासन संचालन की बागडोर स्वयं अपने हाथ में लिया। इस प्रकार से साहू महाराजा का जो ऋण था उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अदा किया और बाबा साहब अम्बेडकर को वो सपोर्ट नहीं मिला 1927 और 1930 के गोलमेज सभा लंदन में मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें माननीय मोहनदास करमचंद गांधी विभाजन करने में कामयाब हो गए। दलित पिछड़ों को
आपस में लड़ाने में, दो फांट करने में कामयाब हो गए और पिछड़े वर्गों का वकालतनामा का समर्थन जब बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिला तो 1931 की गोलमेज सभा लंदन में उन्होंने अछूतों की लड़ाई लड़े और 17 अगस्त 1932 को अछूतों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल के साथ साथ प्रशासन में आरक्षण प्राविधानित हो गया, पर पिछड़े वर्गों की बात तो लटकी रह गई। 60 साल बाद पिछड़े वर्गों की लड़ाई को मानवर कांशीराम जी ने लड़कर जो ऋण था उसको अदा किया। 1984 में जेल भराव आंदोलन चलाया गया और उत्तर भारत के करीब 5 बड़े शहरों में प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गई। मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। मानवर कांशीराम जी ने भी हालात के नजाकत को देखते हुए आंदोलन रोक दिया और उस 13 नवंबर 1984 को तत्काल चुनाव की घोषणा हो गई। तो मानवर कांशीराम जी ने भी चुनाव में शामिल हुए। उसके बाद मार्च 1985 में विधानसभा के चुनाव हुए और मंडल कमीशन रिपोर्ट की लड़ाई को लगातार जारी रखा गया। इस बीच मानवर कांशीराम जी ने महसूस किया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में पिछड़े वर्ग के नौजवान, पिछड़े वर्ग के थोड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी, पिछड़े वर्ग के वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं जानते हैं कि मंडल कमीशन रिपोर्ट क्या है। उनको यही गुमराह किया गया है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट भी दलितों का आरक्षण का मामला है, अनुसूचित जातियों के आरक्षण का मामला है। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने जुलाई 1985 से एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट क्या है। इस बारे में पिछड़े वर्गों के नौजवानों को, प्रोफेसर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, वकीलों को जागरूक किया जाए, जानकार बनाया जाए कि मंडल कमीशन रिपोर्ट तो जो अनुसूचित जातियों से अलग पिछड़े वर्ग हैं उनके हित का मामला है। तो इस प्रकार से ये मंडल कमीशन रिपोर्ट की बात आगे बढ़ी और 500 सिंपोजियम, 5 बड़े सेमिनार 1985 में मानवर कांशीराम जी की अगुवाई में, उनके निर्देश पर देश भर में आयोजित किए गए। और उसके बाद तो फिर चौपाल मीटिंग, कौड़ा मीटिंग, ये गांव-गांव मामला ले जाया गया और बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्गों में जागृति फैली। मानवर कांशीराम जी ने ही आरक्षण की सुस्पष्ट परिभाषा 1985 में दिया कि आरक्षण कोई मुआवजा नहीं है और आरक्षण कोई रियायत नहीं है, आरक्षण कोई गिफ्ट नहीं है बदले में, बल्कि आरक्षण मामला भागीदारी का है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैंने पहली बार ये परिभाषा भी मानवर कांशीराम जी के मुख से ही सुनी। इसलिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और जब ये महसूस किया गया कि पिछड़े वर्ग का जो बौद्धिक वर्ग है वो मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में काम चलाऊ संख्या में जागरूक हो गया है, इसमें बड़े पैमाने पर दलित वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भरसक परिश्रम किया, मेहनत किया और पिछड़े वर्ग के भी उस समय जो जागरूक लोग थे, तो मानवर कांशीराम जी ने दूसरे चरण के आंदोलन को डिजाइन किया मंडल कमीशन रिपोर्ट के समर्थन में। आरक्षण मामला भागीदारी
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये संविधान में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लिखी गई है उसकी इससे बेहतरीन परिभाषा और कोई दूसरी नहीं हो सकती, जो हर आदमी के समझ में आए। और आज ये बहुत ही पॉपुलर स्लोगन, नारा बन चुका है। दूसरे चरण में मानवर कांशीराम जी ने कहा कि अब पिछड़े वर्ग के नौजवान, बौद्धिक वर्ग मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में जागरूक हो गए हैं, तो अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष जरूरी है, सड़कों पर उतरना होगा। तो 14 अप्रैल 1986 से आरक्षण समर्थक रैलियां, हर मंडल में एक रैली आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया और देश भर में करीब 100 रैलियां इस प्रकार की आयोजित हुई। उस पे उन्होंने ध्यान रखा कि निर्धनों का लोकतंत्र अगर देश में कामयाब बनाना है, निर्धनों का लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र अगर धनवानों के कब्जे में है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, उसके प्राण निकल गए। वो धनवानों का धन तंत्र है और देश भर में आज धन तंत्र प्रत्येक राजनीतिक दल चला रहा है। लोकतंत्र कहां है भाई? लोकतंत्र तो है ही नहीं। पर मानवर कांशीराम जी ने इस खतरे को ध्यान में रखा, जो खतरा 1942 के बाद ही चालू हो गया था। क्योंकि लोकतंत्र में वो क्षमता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, कि वह भारत की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव ला सकती है। इस लोकतंत्र से निर्मित शासन निश्चित रूप से बदलाव लाया जा सकता है। तो इसलिए लोकतंत्र के प्राण खत्म करने के लिए भारत के उस समय के शोषक वर्ग ने, जो उसमें कांग्रेस पार्टी प्रधान रूप से उसका नेतृत्व कर रही थी और माननीय मोहनदास करमचंद गांधी उसके अगुआ थे, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को धनतंत्र बना दिया जाए, वोटों की बिकवाली चालू हो, मतदाता वोट बेचने लगे तो फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, धनतंत्र हो जाएगा और उनकी भूमिका प्रभावी हो जाएगी, जो संख्या बल में तो कम है परंतु नोट के बल में ज्यादा है, धनवान है। मानवर कांशीराम जी ने 1986 में, जो 14 अप्रैल 1986 से मंडल कमीशन रिपोर्ट के समर्थन में आरक्षण समर्थक रैलियां डिजाइन किया, आरक्षण समर्थक रैलियां आयोजित की गई, तो उस पे उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को परास्त करके और धनवानों को जिताकर जो भी हुकूमत बनेगी वह अनिवार्य रूप से धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। और धीरे धीरे करके ऐसे लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और लोकतंत्र के लबादे में धन तंत्र चल रहा होगा, उससे आम जनता को भारत की कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने एक नया रास्ता बुना कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो हुकूमत बनेगी निश्चित रूप से वो निर्धनों के ही काम आएगी, धनवानों के काम नहीं आएगी। इसलिए लोगों ने उनसे पूछा, हम जैसे लोगों ने भी पूछा कि निर्धन के पास साधन कहां है? तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास पैर का साधन है, बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाली 2 पहिया और 2 पैरों से चलने वाली साइकिल का साधन है, इससे आप भारत भ्रमण कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास हाथ का साधन है, इससे दीवार लेखन करके
आप जन जन तक अपना विचार, अपना मंतव्य पहुंचा सकते हैं। तो दीवार पे ही लिखा उन्होंने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 15 लूट मचाए खासी, अब तो जागो अरे 85। और एक जागृति की दुंदुभी पूरे देश में बजी और ये फैली। तो छोटे सादा अपने इस आरक्षण समर्थक रैलियों के कार्यक्रम में छोटे साधन से बड़े लक्ष्य के प्राप्त करने के बहुत शिद्दत के साथ, सावधानी के साथ इस तौर तरीके का उपयोग किया गया। उसका आशय यह था कि लोकतंत्र के प्राणों की हत्या न होने पाए, अधिकार भी मिले, अधिकारों की लड़ाई हो, संघर्ष जरूरी है। मेरे साथियों, बहुत साथी जुड़े हुए हैं और अभी ये वीडियो बना के वायरल किया जाएगा तो लाखों लोगों तक ये पहुंचेगा। आरक्षण समर्थक रैलियां 14 अप्रैल 86 से पूरे देश में 100 रैलियां आयोजित हुई। सड़कों पर साइकिल यात्रा निकाली गई, गांव-गांव में साइकिल यात्राएं पहुंचाई गई और मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में जागृति चेतना का आंदोलन, सड़कों पर उतरने का आंदोलन चालू हो गया। जब ताकत बन चुकी उन्होंने महसूस किया, तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी का बयान आया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट को हम लागू तो कर दें, पर जनमत नहीं तैयार है। भारत की जनता नहीं चाहती है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हो। मानवर कांशीराम जी ने प्रधानमंत्री के इस बयान को पकड़ लिया और कहा कि भाई मैं जनमत राजीव गांधी को दिखाता हूं, हम जनमत दिखाएंगे और जनता के ताकत आपको दिखाएंगे, जनशक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तब उन्होंने प्रोग्राम तीसरे चरण का मंडल कमीशन रिपोर्ट के समर्थन में डिजाइन किया कि आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाए। 8-8 जिलों के सम्मेलन, और हर जगह पर जहां पर यह सम्मेलन होंगे तो 52% की लड़ाई जब हम लड़ रहे हैं तो 52,000 लोग ग्राउंड पे कम से कम इकट्ठे होने चाहिए और 52,000 रुपयों की थैली भी इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए निर्धन लोग इकट्ठा करके लेके आए। 52,000 की रैली और 52,000 की थैली, और ये कार्यक्रम को भी शुरुआत करने का सौभाग्य हम बुंदेलखंड के लोगों को मानवर कांशीराम जी ने दिया। 13 सितंबर 1986 को टाउन हॉल उरई में बुंदेलखंड के महानायक बाबू रामाधीन जी की अगुवाई में, डॉक्टर रामाधीन बाबू जी की अगुवाई में ये रैली, ये क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और साफ गोई मानवर कांशीराम जी की देखिए कि रुपया 52,000 नहीं इकट्ठा हो पाया, 47,000 इकट्ठा हो पाया। तो आयोजक साथियों ने कांशीराम साहब से कहा कि घोषणा 52,000 की हो जाने दीजिए, 5,000 ही तो कम है। तो मानवर कांशीराम जी ने सख्ती से कहा कि समाज से दोगलापन मत करिए, 47,000 इकट्ठा हुआ तो 47,000 की घोषणा करिए और यह भी घोषणा करिए कि 5,000 बाद में पहुंचाएंगे। मेरे भाइयों, मानवर कांशीराम जी ने कथनी और करनी में हमेशा एकता बनाए रखी। जो कथनी है वही करनी है, और अगर लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाए हैं तो वो भी समाज के सामने जाना चाहिए। ये आगे भी हमें ध्यान रखना होगा, इससे सबक सीखना होगा। हमें बनावटीपन आगे नहीं लाना है अपने चाल चरित्र और चेहरे में। फिर उसके बाद तो देश भर में लगभग 1 सैकड़ा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए और एक व्यापक जनमत पूरे देश में तैयार हुआ कि 52% पिछड़े वर्गों की शासन प्रशासन में हिस्सेदारी 5 से 8% ही है इस समय। तो एक बहुत जागृति चेतना और विद्रोह की भावना पिछड़े वर्गों पैदा हुई और मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में गोलबंद हुए। तो 1989 में उसका परिणाम भी आया। उत्तर प्रदेश में
13 विधायक जीते दिसंबर 1989 में संपन्न हुए लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, और 3 सांसद भी जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे। मानवर कांशीराम जी ने बिना विलंब किए हुए 26 दिसंबर 1989 से 30 दिसंबर 89 4-5 दिन का धरना बोट क्लब पर आयोजित किया कि जनता दल ने चुनावी घोषणा पत्र में यह लिख करके वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मंडल रिपोर्ट को तत्काल लागू कर देंगे, तुरंत लागू करेंगे। तुरंत शब्द का इस्तेमाल। तो पिछड़े वर्ग ने वोट तो दे दिया जनता दल को, पर बीपी सिंह बहानेबाजी कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने नारा दिया कि बीपी सिंह होश में आओ, चुनावी वादे पूरे करो, मंडल रिपोर्ट से मत टकराओ। बीपी सिंह मंडल रिपोर्ट लागू करो, चुनावी वादे पूरे करो, मंडल रिपोर्ट लागू करो। और 4-5 दिन का बोट क्लब पर धरना मानवर कांशीराम जी की अगुवाई में लगभग 10,000 लोग धरने पर बैठे। पार्लियामेंट के अंदर बसपा के मानवर कांशीराम जी के तीनों सांसदों ने पहली बार मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया। कोई और सांसद उसके पहले उठाए हो तो मेरा ज्ञानवर्धन कराएंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। पर मेरी जानकारी में कि मानवर कांशीराम जी के सांसद ने ही ये हिम्मत किया, जुर्रत किया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया। और उसका परिणाम ये निकला कि फरवरी 1990 में मध्य प्रदेश से 2 विधायक और जीत के आ गए, और उन्होंने मध्य प्रदेश की भोपाल की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश के विधायकों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसको उठाया। तो मंडल कमीशन रिपोर्ट के लिए एक जनमत बना, और जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि जनमत तैयार नहीं थी, उनकी विदाई हो चुकी थी, वो सत्ता से बाहर आ गए। भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में मनुवाद को झटका दे करके क्षत्रिय प्रधानमंत्री हो गया, क्योंकि मनुवाद की ये फितरत है कि लोकतंत्र में ठाकुरों पर भरोसा नहीं करना है। इसलिए अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी मनुवाद की पूरी रणनीति अगर देखेंगे तो ठाकुरों को वो साथ नहीं लेके आए। इसलिए कांग्रेस पार्टी शुद्धतम ब्राह्मणवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उस समय अपना घुटन्ना आंदोलन ही चला रही थी। तो मानवर कांशीराम जी ने उसके बाद जो 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मंडल रिपोर्ट की बात को सरकार माने या ना माने, पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज इस मंडल रिपोर्ट की बात से अगर सहमत हो जाए, मेरा समाज मान जाए, तो हम लड़ाई जीत लेंगे। क्योंकि हम बहुजन हैं, सरकार नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में हम ऐसी ना मानने वाली निकम्मी सरकार को पलट देंगे, नई सरकार बना देंगे। अगर वो सरकार भी नहीं लागू करती है मंडल रिपोर्ट की बात को, तो हम अपनी खुद की सरकार बनाकर मंडल रिपोर्ट को लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 राज्यों में मानवर कांशीराम जी को काफी व्यापक जन समर्थन मिला, और 9 राज्यों के चुनाव समाप्त होते ही 14 अप्रैल 1990 से उन्होंने बोट क्लब पर 1 लाख लोगों का धरना लगाया। मंडी हाउस चौराहा दिल्ली, बोट क्लब का मैदान दिल्ली और पुराना सचिवालय दिल्ली, इन 3 जगहों पर मानवर कांशीराम जी ने धरने लगाए कि मंडल रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। मैं स्वयं गवाही दे रहा हूं कि उस आंदोलन में हम शरीक थे, और लगभग 1 लाख लोग 48 दिन तक दिल्ली की पार्लियामेंट के सामने डटे रहे। 26 मई 1990 को
पिछड़े वर्गों का एक छोटा सम्मेलन माननीय देवीलाल जी ने आयोजित कराया। उसमें बीपी सिंह जी को, माननीय बीपी सिंह जी को आना था, पर बीपी सिंह जी नहीं आए। उनका संदेश पत्र लेकर के तत्कालीन संचार मंत्री माननीय रामविलास पासवान पहुंचे और उन्होंने कहा, बीपी सिंह का संदेश, माननीय बीपी सिंह का संदेश पढ़ के सुनाया कि मंडल रिपोर्ट पे हम एग्जामिन ले रहे हैं और हम मंडल रिपोर्ट को एग्जामिन करा के फिर इस पे विचार करेंगे। मानवर कांसीराम जी उस सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने बात को पकड़ा और माइक हाथ में लेके कहा कि भाई, एग्जामिन तो आपने तब कर लिया था जब आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, अब आप एग्जाम बहानेबाजी कर रहे हैं। तो जो सरकार मंडल रिपोर्ट की बात को लागू नहीं कर सकती है, वो सरकार निकम्मी है। भले हमारे 3 सांसद हैं, पर हम तिकड़म करेंगे और मंडल रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हम बीपी सिंह सरकार का एक पाया हिला देंगे। एक पाया देवीलाल है, चौधरी देवीलाल जी, और उसको मानवर कांसीराम जी ने दोस्ती उनसे किया। 2 अगस्त 1990 को जब 48 दिन का धरना समाप्त होने के बाद भी मंडल रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, तो मानवर कांसीराम जी ने कहा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली से घी निकालने के लिए जरा उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो उन्होंने 2 अगस्त 90 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अगर बीपी सिंह ने 9 अगस्त 90 तक मंडल रिपोर्ट को लागू नहीं किया और केंद्र सरकार ने फैसला नहीं लिया, तो 9 अगस्त 90 को बोट क्लब में कांसीराम जी और माननीय देवीलाल जी की ज्वाइंट संयुक्त रैली होगी। उस रैली में ही बीपी सिंह सरकार को चलता कर दिया जाएगा। तब जाकर के 7 अगस्त 1990 को, उससे 2 दिन पहले, मंडल रिपोर्ट पे भारी मन से माननीय बीपी सिंह ने फैसला लिया और मंडल रिपोर्ट को लागू करने का 7 अगस्त 90 को ये ऐतिहासिक फैसला माननीय बीपी सिंह सरकार ने लिया। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पर इसके पीछे जो कारक और जो आंदोलन काम कर रहा था, तो मंडल दिवस के मौके पर उसको भुला नहीं दिया जाना चाहिए। मंडल रिपोर्ट को लागू कराने के लिए मानवर कांसीराम जी के नेतृत्व में जो लाखों लोगों ने देश भर में आंदोलन किया और बोट क्लब में 48 दिन तक एक लाख आदमी बैठा रहा धरने पर, उसमें बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों और जनजातीय वर्ग की, मुस्लिम समुदाय की थी। पिछड़े वर्गों की भी लगभग उस पूरी ऑडियंस में, पूरी उपस्थिति में 30% की लगभग उपस्थिति दर्ज की गई। मुझे संतोष है कि छत्रपति साहू महाराजा के द्वारा किए गए संघर्ष का रिटर्न गिफ्ट मानवर कांसीराम जी की अगुवाई में पिछड़े वर्गों को एक बड़ी व्यापक लड़ाई, 6 वर्षों की लंबी लड़ाई, 1984 से लेकर 1990 तक एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। तब जाकर के 7 अगस्त 90 को मंडल रिपोर्ट लागू हो पाई।